हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्वों को दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है आंतरिक तत्व व सेकंड है बाह्य तत्व। आंतरिक तत्वों पर व्यवसाय अपना नियंत्रण रख सकता है, जबकि बाह्य तत्वों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं रहता। तो सबसे पहले हम आंतरिक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि आंतरिक तत्वों में कौन से तत्व शामिल होते हैं जो पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट है व्यवसाय की प्रकृति। कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति पूंजी संरचना को सबसे अधिक प्रभावित करती है। जो संस्थाएं निर्माणकारी कार्यों में लगी होती है उनमें स्थायी पूंजी की अधिक तथा कार्यशील पूंजी की कम आवश्यकता होती है। अर्थात निर्माणकारी संस्थाओं में दीर्घकालीन पूंजी अधिक व अल्पकालीन पूंजी की कम आवश्यकता होती है, जबकि व्यापारिक कार्यों में लगी संस्थाओं में स्थायी पूंजी कम तथा कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। जिन संस्थाओं में स्थायी पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है वे संस्थाएं अपनी पूंजी का एक बड़ा भाग ऋण पूंजी द्वारा प्राप्त करती है। सेकंड है आय की निश्चितता व नियमितता भी व्यवसाय की पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। एक संस्था को ऋण पत्र एवं बॉन्ड तभी निर्गमित करने चाहिए जब संस्था की आय भविष्य में निश्चित व नियमित हो। जब धनराशि की कुछ समय तक ही आवश्यकता हो तथा बाद में आवश्यकता न हो तो पूर्वाधिकार अंश निर्मित किए जाने चाहिए, और जब संस्था की आय के बारे में अनिश्चितता हो तब समता अंशों का निर्गमन किया जाना चाहिए। तो जब आय निश्चित व नियमित हो तो पूर्वाधिकार अंश व ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है, और जब आय के बारे में कोई निश्चितता न हो अर्थात आय अनिश्चित हो तो समता अंशों का निर्गमन किया जाना चाहिए। थर्ड है व्यवसाय पर नियंत्रण की इच्छा। तो प्रबंधकों का व्यवसाय पर नियंत्रण की इच्छा रखना भी पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। यदि कंपनी का नियंत्रण प्रवर्तकों, संस्थापकों अथवा कुछ ही व्यक्तियों के समूह के हाथों में केंद्रित रखना होता है तो समता अंशों का निर्गमन किया जाता है, जिसका एक बड़ा भाग कुछ लोगों के पास केंद्रित रखा जाता है तथा शेष भाग अनेक छोटे छोटे अंशधारियों में बांट दिया जाता है। और जब कंपनी को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तो बाद में यह पूर्वाधिकार अंशों अथवा ऋण पत्रों से प्राप्त की जा सकती है, जिन्हें प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। व्यवसाय की भावी योजनाएं भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। एक संस्था की पूंजी संरचना केवल वर्तमान को ध्यान में रखकर ही नहीं बनाई जाती, बल्कि संस्था की भावी विकास योजनाओं को भी ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो इस उद्देश्य के लिए अधिकृत पूंजी अधिक रखी जाती है, जिसे भविष्य में आवश्यकता के समय निर्गमित किया जा सकता है। प्रारंभ में समता अंशों का निर्गमन किया जाता है, अर्थात समता अंशों से पूंजी प्राप्त की जाती है तथा बाद में पूर्वाधिकार अंश तथा ऋण पत्रों से पूंजी प्राप्त की जाती है। संस्था की भावी योजनाओं को ध्यान में रखकर ही पूंजी संरचना का निर्माण करना चाहिए। प्रबंधकों का दृष्टिकोण भी पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। प्रबंधकों के भावी अनुमान, अनिश्चितता व जोखिम को सहन करने की क्षमता तथा प्रबंधकों का अनुभव आदि विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखकर ही अंश पूंजी व ऋण पूंजी का अनुपात निश्चित किया जाता है। कार्य की स्वतंत्रता भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। कुछ संस्थापक के व्यवसाय की नीति निर्धारण व निर्णयों में अन्य व्यक्तियों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते, तो इस उद्देश्य के लिए वे पूंजी संरचना इस प्रकार करते हैं ताकि उनके हाथों में समस्त नीति निर्धारण व क्रियान्वयन का अधिकार केंद्रित रहे। तो ऐसा करने के लिए साधारण अंश पूंजी का निर्गमन नहीं किया जाता, जिस पर प्रबंधक या उनके एक वर्ग विशेष का अधिकार होता है, बल्कि ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। ऐसा करने से प्रबंधक अपनी इच्छा अनुसार नीति निर्धारण व निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि ऋणदाताओं का हस्तक्षेप नहीं होता। समता पर व्यापार की स्थिति भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है।
कभी कभी व्यवसाय के प्रबंधक अधिक आय अर्जन की आकांक्षा में न्यूनतम विनियोग के द्वारा व्यवसाय पर अधिकतम नियंत्रण करना चाहते हैं, जिससे समता अंश पूंजी पर अधिक लाभांश घोषित करके अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। तो इस आशय के लिए जिस सिद्धांत का सहारा लिया जाता है उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या समता पर व्यापार कहते हैं। तो समता पर व्यापार की स्थिति में स्वामी पूंजी की अपेक्षा ऋण पूंजी का अनुपात अधिक होता है। तो समता पर व्यापार के सिद्धांत के अनुसार बहुत थोड़ी मात्रा में साधारण अंशों अर्थात समता अंशों का निर्गमन करके शेष पूंजी की व्यवस्था दीर्घकालीन ऋणों द्वारा की जाती है तथा उन्हीं के आधार पर कार्य संचालन भी किया जाता है। तो समता पर व्यापार पर समता अंश पूंजी का अनुपात कम तथा पूर्वाधिकार अंश पूंजी व ऋणपत्रों का अनुपात तथा दीर्घकालीन ऋणों का अनुपात अधिक होता है। ऐसा करने से संस्था के स्वामी न्यूनतम विनियोग करके अधिकतम संपत्तियों के स्वामी हो जाते हैं। व्यवसाय में प्रत्यय कुल विनियोग पर प्राप्त होता है तथा कुल विनियोग पर अर्जित प्रत्यय दीर्घकालीन ऋणों पर देय ब्याज से कहीं अधिक होता है। इसलिए शेष लाभ साधारण अंशों पर लाभांश के लिए उपलब्ध होता है। अतः साधारण अंशों पर अधिक दर से लाभांश घोषित करना संभव होता है। तो इस प्रकार ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की स्थिति में पूंजी संरचना इस प्रकार की जाती है कि जिसमें साधारण अंश बहुत कम मात्रा में होते हैं, जबकि दीर्घकालीन ऋणों अर्थात पूर्वाधिकार अंश पूंजी व ऋणपत्रों व दीर्घकालीन ऋणों की मात्रा अधिक होती है। पूंजी तंत्रीकरण भी पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। परिवर्तनशील लागत प्रतिभूतियों अर्थात साधारण अंश व स्थायी लागत प्रतिभूतियों अर्थात पूर्वाधिकार व ऋणपत्रों के मध्य अनुपात को पूंजी तंत्रीकरण अनुपात के नाम से जाना जाता है। संस्था में उच्च तथा निम्न दंती अनुपात हो सकता है। ऐसी संस्थाएं जहां उच्च पूंजी तंत्रीकरण अनुपात होता है वहाँ साधारण अंशों में उतने ही सट्टे की संभावना अधिक होती है तथा संस्था के साधारण अंशों के बाजार मूल्य सट्टे से प्रभावित होते रहते हैं। अतः प्रवर्तकों के लिए यह आवश्यक है कि पूंजी संरचना का निर्धारण करते समय स्थायी प्रत्यय व परिवर्तनशील प्रत्यय प्रतिभूतियों का पारस्परिक अनुपात सावधानी के साथ निर्धारित करना चाहिए। व्यवसाय का आकार भी पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। छोटे आकार के व्यवसाय में कम धन की आवश्यकता के कारण अंश पूंजी को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है, जबकि बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं में अंशों व ऋणपत्रों का चयन उसकी लागत के आधार पर किया जाता है। तो ये तो आंतरिक तत्व थे जो कि पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम बाह्य तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। बाह्य तत्वों में फर्स्ट है पूंजी बाजार की दशाएं। पूंजी संरचना को एक महत्वपूर्ण सीमा तक पूंजी बाजार की दशाएं भी बहुत प्रभावित करती है। मंदी की दशाओं में जब ब्याज दर बहुत कम होती है तथा लाभ की संभावनाएं अनिश्चित व अनियमित होती है, तो ऐसी स्थिति में साधारण अंशों के अपेक्षाकृत ऋणपत्र अधिक लोकप्रिय होते हैं। साधारणतया यह समय ऋणपत्रों के निर्गमन के लिए अधिक उचित होता है तथा ऐसी दशा में कंपनी द्वारा पूर्व निर्गमित ऊंची ब्याज दर वाले ऋणपत्रों का भुगतान करके नीचे ब्याज दर वाले नए ऋणपत्र निर्गमित किए जा सकते हैं। और इसके विपरीत यदि तेजी की स्थिति में लाभ अर्जन की संभावनाएं बढ़ जाती है तथा लोगों के पास विनियोजन के लिए पर्याप्त धन भी होता है, अतः ऋणपत्रों की अपेक्षा साधारण अंशों की बाजार में मांग बढ़ जाती है। अतः तेजी की स्थिति में साधारण अंशों की भारी मांग के कारण इन्हें प्रीमियम पर निर्मित किया जा सकता है। विनियोक्ताओं की प्रकृति व प्रकार भी व्यवसाय की पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। कुछ विनियोक्ताओं के पास अत्यधिक धन होता है जबकि कुछ के पास धन की कमी होती है। कुछ विनियोक्ता साहसी होते हैं एवं जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं, जबकि अन्य अधिक सतर्क होते हैं तथा धन की सुरक्षा तथा प्रत्यय की निश्चितता चाहते हैं। अतः सभी प्रकार के विनियोक्ताओं की मांग के स्वरूप में पर्याप्त भिन्नता होती है। तो इस तथ्य को ध्यान में रखकर
ही कंपनियां विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है ताकि विभिन्न प्रकार के विनियोक्ता एक या अधिक प्रकार की प्रतिभूति में धन विनियोजित कर सके। तो साधारणतया साहसी विनियोक्ता साधारण अंशों में विनियोजन करते हैं, जबकि कम पूंजी वाले विनियोक्ता पूर्वाधिकार अंशों व ऋण पत्रों में विनियोजन पसंद करते हैं। कुछ विनियोक्ता ढुलमुल प्रकृति के होते हैं, जिसके लिए शोधनीय पूर्वाधिकार अंश तथा परिवर्तनीय ऋण पत्रों का निर्गमन अधिक सार्थक हो सकता है। तो जो विनियोक्ता आय की निश्चितता चाहते हैं वो पूर्वाधिकार अंशों व ऋण पत्रों में विनियोग करेंगे, और जो विनियोक्ता आय की निश्चितता नहीं चाहते व अधिक जोखिम उठाने वाले होते हैं वो समता अंशों में विनियोग करेंगे। पूंजी निर्गमन की लागत भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। पूंजी की लागत में अभिगोपन, कमीशन, दलाली तथा विपट्टा आदि व्यय को शामिल किया जाता है। प्राय व्यावसायिक संस्थाएं इन लागतों को न्यूनतम रखना चाहती है, अतः सामान्यतः ऐसी प्रतिभूतियों के निर्गमन को प्राथमिकता दी जाती है जिनके निर्गमन की लागत अपेक्षाकृत कम हो। व्यवहार में पूंजी निर्गमन की लागत के अतिरिक्त पूंजी के उचित अनुपात तथा कंपनी की लागत के भार का भी ध्यान रखा जाता है। सरकारी नीति से भी पूंजी संरचना प्रभावित होती है। सरकार की नीति भी उद्योग, व्यापार, सेवा आदि के बारे में परिवर्तित होती रहती है। विभिन्न समयों पर सरकार द्वारा विभिन्न उद्योगों को महत्व दिया जाता है। सरकार आधारभूत संरचना को अधिक महत्व देती है तो इन्हें अधिक मात्रा में कम ब्याज पर अधिक ऋण पूंजी उपलब्ध करवाने पर इनकी पूंजी संरचना में ऋणों का अधिक भाग होता है। प्रतिस्पर्धा की स्थिति से भी व्यवसाय की पूंजी संरचना प्रभावित होती है। सामान्यतया जनहित में परिवहन व जनोपयोगी सेवाओं में प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर सार्वजनिक एकाधिकार स्थापित किया जाता है, अतः ऐसी संस्थाओं की आय स्थिर व निश्चित होती है, इसलिए वे अपने पूंजी ढांचे में ऋण पूंजी अधिक रखती है। मौसमी प्रकृति भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। यदि किसी उद्योग की प्रकृति मौसमी है, जैसे चीनी उद्योग, तब ऐसे उद्योग को मौसम विशेष में अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है, अतः इसकी आपूर्ति के लिए दीर्घकालीन ऋणों के स्थान पर अल्पकालीन ऋणों का अधिक सहारा लिया जाता है।